Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain UP Board class 11th, poem number 3. The name of the poem is Education of Nature. The poet is William Wordsworth, born in 1770 and died in 1850. स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम पोएम हैं वो नेचर के ऊपर बेस्ड हैं और नेचर को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम्स में, इसलिए पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है और वर्शिपर ऑफ नेचर भी, यानी प्रकृति का उपासक, प्रकृति का पुजारी भी इनको कहा जाता है। हैबिट क्या थी स्टूडेंट्स? हैबिट ये थी कि अपनी स्टिक ली, अपनी डायरी ली और निकल गए और जहाँ भी कहीं उनको प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है वहीं बैठ जाते हैं और बैठ करके वहाँ पोएम कंपोज करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रेजेंट पोएम है, ये प्रेजेंट पोएम भी नेचर के ऊपर ही टोटली डिपेंड है। और एक चीज़ और, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनको रोमांटिक पोएम्स लिखने का क्रेडिट सबसे ज़्यादा दिया जाता है और बल्कि ये माना जाता है कि जो रोमांटिसिज्म हुआ है शुरू, वो रोमांटिसिज्म शुरू करने वाले प्रमुख पोएट्स में से एक आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे। एस.टी. कोलरिज वगैरह के साथ मिलकर के इन्होंने रोमांटिक पोएम का दौर शुरू किया था। तो अब इन्होंने लूसी के ऊपर 5 पोएम्स लिखी हैं। उन 5 पोएम्स में से एक पोएम ये है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ भी लूसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन वास्तव में लूसी कोई लड़की नहीं थी। प्रकृति का एक सुंदर स्थान था जहाँ बहुत ही ब्यूटी इनको दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है और उस प्रकृति की सुंदरता को ये कंपेयर कर बैठते हैं किससे, कि ये इतनी सुंदर है मानो कि वो कोई 9 वर्ष की लड़की हो और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? लूसी। तो इसका मतलब क्या हुआ है? लूसी वाज नॉट ए रियल गर्ल, लूसी वाज ओनली इमेजिनेटिव गर्ल ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लूसी वास्तव में कोई लड़की नहीं थी, लूसी केवल एक काल्पनिक लड़की थी, एक प्रकृति की सुंदरता थी और इतनी सुंदर दृश्य था, वो इतना सुंदर दृश्य था कि उस सुंदर दृश्य की कंपेयर किससे कर दी पोएट ने? 9 साल की लड़की से कर दी। और स्टूडेंट्स, ये वहाँ जाते थे, रोज़ाना जाते थे, पोएम लिखते थे, अपनी पोएम को आगे बढ़ाते रहते थे। एक दिन तूफान आता है और तूफान में वहाँ की सुंदरता गायब हो जाती है। जब वे जाते हैं वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ झाड़ झंकाड़ पड़े हुए हैं, जो वहाँ वृक्ष थे वो उखड़े हुए हैं, तो वहाँ की सुंदरता गायब हो जाती है। तो जिस दिन वो सुंदरता गायब हो जाती है उस दिन पोएट को लगता है कि वो जो लूसी नाम की लड़की थी उसकी डेथ हो गई समय से पहले ही, क्योंकि यदि वो तूफान नहीं आता तो लंबे समय तक वहाँ का सौंदर्य और बढ़ता चला जाता, सुंदरता बनी रहती। लेकिन चूँकि वहाँ की सुंदरता उस तूफान के आने से ख़त्म हो जाती है, इसलिए पोएट अब इमेजिन ये करते हैं कि वो जो 9 वर्ष की लड़की थी वो अल्प आयु में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन ऑफ नेचर वही लूसी के ऊपर बेस्ड पोएम, जो 5 पोएम है उनमें से एक है। यही पोएम आपने स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड में छोटी क्लासेस में 9th 10th में लूसी ग्रे नाम से होती है। यही 11th 12th में यूपी बोर्ड में एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से होती है और यही पोएम आगे चल कर के CCS यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में 3 years सी सेल ग्रू के नाम से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी 10th का भी सिलेबस हुआ, आपके 12th का भी सिलेबस में हुआ और आपके ग्रेजुएशन के भी सिलेबस में हुआ। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पोएम को स्टेंजा वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। 3 years सी ग्रू इन सन एंड शॉर, देन द नेचर सेड ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। अब देखिए क्या कहा है। वर्ड्सवर्थ कहता है 3 years सी ग्रू इन सन एंड शोर। 3 years 3 वर्ष तक, सी माने वह, ये सी किसके लिए है? लूसी के लिए। ग्रू माने पली बढ़ी है।
इन सन एंड शोवर, सन एंड शोवर, सन का मतलब धूप एंड शोवर मीन्स बौछार, बारिश। इट मीन्स सन एंड शोवर का मतलब क्या हुआ, धूप और बारिश, अर्थात खुले वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में। क्यों कहता है कि 3 साल तक वो खुले और प्राकृतिक वातावरण में पली बढ़ी थी। देन द नेचर सेड, फिर नेचर ने कहा। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, क्या कहेंगे इसको, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्योंकि कौन बोल रहा है, किसने कहा, नेचर ने कहा है। और नेचर क्या है, नेचर तो देखी ही नहीं किसी ने। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which unseen or abstract nouns and dead things are assumed as they are human being। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या जो निर्जीव चीज़ें हैं उन निर्जीव चीज़ों को ऐसा मान लिया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, और वो उनका एक्शन इस तरह का दिखाया जाता है जैसा कि आदमी का होता है, पर्सन का होता है। अब पर्सोनिफिकेशन इसलिए चूंकि नेचर सेड, प्रकृति ने कहा। अब कहता कौन है, ह्यूमन बीइंग कहता है, बाकी और कोई एनिमल नहीं कहता। तो यहाँ नेचर को ह्यूमन बीइंग मान लिया गया, पर्सन मान लिया गया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। देन द नेचर सेड, फिर प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर। ए लवलियर मीन्स सबसे, फ्लावर मीन्स पुष्प, कि ये सबसे सुंदर पुष्प है। कौन, लूसी। यानी लूसी को इतना सुंदर लूसी है कि लूसी की सुंदरता की कंपेयर किससे कर दी, फ्लावर से कर दी, और लूसी को बताया कि ये लवलियर फ्लावर है। ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, और इतना सुंदर है कि इसको पृथ्वी पर फिर कभी बोया नहीं जा सकता है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, और क्या कहती है प्रकृति, दिस चाइल्ड, इस बच्ची को, आई टू माई सेल्फ, मैं स्वयं, विल टेक, ले लूंगी, इसको मैं स्वयं ले लूंगी, इसका पालन पोषण मैं स्वयं करूंगी। शी शैल बी माइन, और क्या कहती है कि वो मेरी होगी। एंड आई विल मेक, और मैं उसे बनाऊंगी, ए लेडी ऑफ माई आउन, अपनी इच्छा अनुसार एक युवती के रूप में इसको मैं परिवर्तित करूंगी। तो कहती है कि लूसी बहुत सुंदर बच्ची है, 3 साल तक वो प्रकृति के खुले वातावरण में पली बढ़ी है। उसके बाद प्रकृति कहती है कि बहुत सुंदर पुष्प है, और ऐसा सुंदर पुष्प पृथ्वी पर फिर कभी बोया नहीं जा सकता, फिर कभी उगाया नहीं जा सकता। और फिर कहती है, क्या कहती है कि आई टू माई सेल्फ विल टेक, कि इस बच्ची का पालन पोषण अब मैं खुद करूंगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल टेक, एंड आई विल मेक, और मैं उसको बनाऊंगी, ए लेडी ऑफ माइन आउन, मैं उसको अपनी इच्छा अनुसार जैसा मैं बनाना चाहती हूँ वैसी एक नवयुवती के रूप में मैं उसका पाल पोष करके बड़ा करूंगी। ऐसा प्रकृति कहती है लूसी के बारे में। तो लूसी एक सुंदरतम पुष्प बताया प्रकृति ने, उसका पालन पोषण वो अपनी योजना के अनुसार करना चाहती है। देखें सेकेंड स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain। अब यहाँ क्या कहता है पोएट, यहाँ वर्ड्सवर्थ कहता है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। अब देखिए यहाँ नरेटर कौन है, प्रकृति। कौन बोल रहा है, प्रकृति। किसने कहा, प्रकृति ने। तो क्या कहती है प्रकृति, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। डार्लिंग मीन्स प्यारी, प्रिय, कि मेरी प्यारी बच्ची है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, कि ये मेरी प्यारी बच्ची मेरे जैसी होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, लॉ मीन्स होता है अनुशासन, एंड इम्पल्स मीन्स होता है भावना, कि यह प्यारी बच्ची, यह मेरी प्यारी बच्ची, यह मेरी डार्लिंग अनुशासन में भी और भावना में भी मेरी जैसी होगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, यह लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों पर और मैदानी भाग में। और यह बच्ची मेरे साथ चट्टानों पर और मैदानी भाग में, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर और आकाश में, इन ग्लेड एंड बोवर, ग्लेड मीन्स होता है छायादार स्थान, एंड बोवर मीन्स होता है खुला वातावरण। छायादार स्थानों पर और खुले वातावरण में घूमती फिरेगी, प्रकृति से सीखती फिरेगी, और इसकी जो इम्पल्स होंगी वो भी मेरे जैसी हो जाएंगी, और इसका जो डिसिप्लिन होगा, इसका जो अनुशासन होगा वो भी मेरी तरह से हो जाएगा। और क्या करेगी, जब वो सब कुछ प्रकृति से सीखेगी, नेचर से सब कुछ सीखेगी। देखिए लॉ एंड इम्पल्स भी उसकी तरह के ही होंगे, और उसी के साथ वो कहाँ रोक में, प्लेन में भी जाएगी, हेवन में भी जाएगी, अर्थ में भी जाएगी, ग्लेड में भी जाएगी, बोवर में भी जाएगी। तो क्या करेगी, जब सब कुछ प्रकृति से सीखेगी और प्रकृति के जैसी होगी, तो क्या कहता है, सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर। सेल्फ फील मीन्स महसूस करेगी, एंड ओवरसीइंग मीन्स होती है नियंत्रित करने की, पावर मीन्स शक्ति। और वो अपने अंदर एक नियंत्रित करने की अलौकिक शक्ति, दैवीय शक्ति अपने अंदर महसूस करेगी। वो दैवीय शक्ति किसकी होगी, टू काइंडल और रिस्ट्रेन।
टू काइंडल मीन्स होता है किसी चीज़ को इम्पल्स कर देना, किसी चीज़ को मोटिवेट कर देना, और रिस्ट्रेंस मीन्स होता है संयमित, यानी किसी चीज़ को रोक देना। तो लूसी मेरे जैसी बनेगी, अनुशासन में भी मेरे जैसी होगी, और उसकी भावनाएं भी मेरे जैसी होंगी, प्रकृति कहती है। और क्या कहती है वो? मेरे साथ पहाड़ों पर, चट्टानों पर, खुले मैदान में, पृथ्वी पर, आकाश में, छायादार स्थानों पर और खुले स्थानों पर मेरे साथ घूमती फिरेगी और प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखेगी। और वो जब प्रकृति से बहुत कुछ सीखेगी तो अपने अंदर एक ऐसी दैवीय शक्ति का अनुभव करेगी जो किसी चीज़ को रिस्ट्रेन भी कर सकती है और काइंडल भी कर सकती है। काइंडल, आप देखिए प्रकृति के अंदर ये पावर होती है, प्रकृति के अंदर ये पावर होती है कि वो जिस चीज़ को चाहे वो काइंडल हो सकता है, जिस चीज़ को चाहे वो रिस्ट्रेन, यानी किसी भी चीज़ को दबा सकती है, कुचल सकती है। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे फार्मर होता है, फार्मर किसान जो होते हैं अपनी फसल को बोते हैं, लेकिन वो प्रकृति पर डिपेंड करता है। कई बार फसल होने के बाद वो प्रकृति उसको डिस्ट्रॉय भी कर देती है। तो ये प्रकृति के पास ये पावर होती है काइंडल करने की और रिस्ट्रेन करने की। यहाँ ये कह रही है कि लूसी मेरे जैसी होगी। चूँकि लूसी मेरे जैसी होगी तो लूसी के अंदर भी ये दैवीय शक्ति होगी, किसी चीज़ को वो काइंडल कर सकती है और किसी चीज़ को वो रिस्ट्रेन कर सकती है। देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड स्टेंजा में। स्टूडेंट्स तीसरे स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सिखाया है, ये बताया है कि प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ लूसी को क्या क्या शिक्षा देंगी, क्या क्या लेसन सिखाएंगी, क्या क्या लूसी किस किस चीज़ से क्या क्या सीखेगी। थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में यही बताने की कोशिश की है। देखिए थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है? शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फन। शी शैल बी, वह होगी स्पोर्टिव। स्पोर्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स फुर्तीली, चंचल, उछल कूद करने वाली। एज द फन, फन मीन्स होता है हिरन का बच्चा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फन, एज लगा करके कंपेयर की फन में और लूसी में। और सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड एंड फॉर द कंपेरिजन वर्ड एज, सो एज, लाइक एटसेट्रा आर यूज्ड। तो यहाँ लूसी में कंपेयर किए किसके साथ? फान के साथ। फान अलग तरह की चीज़ है, लूसी अलग तरह की चीज़ है, दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में कंपेयर की। तो क्या कहा? शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फान, वो हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी, उछल कूद करने वाली होगी, फुर्तीली होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, दैट माने वह, वाइल्ड मीन्स पगली होकर के, विद ग्ली मीन्स प्रसन्नता से, वह प्रसन्नता से पागल होकर के अक्रॉस द लॉन, घास के मैदानों में घूमती फिरेगी। लूसी इतनी चंचल होगी, इतनी फुर्तीली होगी जितना कि हिरन का बच्चा होगा। जिस तरह से हिरन का बच्चा उछल कूद करता रहता है, इसी तरह से लूसी भी उछल कूद करती फिरेगी और वो प्रसन्नता से पागल होकर के घास के मैदानों के आर पार उछल कूद करती फिरेगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, फिर कहाँ जाएगी वो? ऊपर पर्वतीय झरनों पर जाएगी। माउंटेन मीन्स पहाड़, स्प्रिंग्स मीन्स झरने। फिर वो ऊपर पहाड़ों के झरनों पर जाएगी। एंड हर शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और प्रकृति क्या प्रदान करेगी उसको? ये प्रकृति की सुंदरता को देख करके हर्ष माने उसकी शैल भी हो जाएगी। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांसें, ब्रीथिंग बाम, बाम मीन्स हो जाएंगे सुगंधित। तो जब वो प्रकृति की सब चीज़ों में प्रसन्नता से पागल होकर के कभी लान में जाएगी, कभी माउंटेन पे जाएगी, कभी स्प्रिंग पे जाएगी, कभी छायादार स्थान में जाएगी, कभी खुले स्थान में जाएगी, कभी हेवन में जाएगी, कभी आकाश में, कभी प्लेन में जाएगी, कभी रॉक पर जाएगी। तो क्या कहती है नेचर कि क्या? हर सेल्स बी द ब्रीदिंग बाम, कि उसकी जो सांसें हैं वो सुगंधित हो जाएंगी। जैसे फूलों में से, जैसे फ्लावर से फ्रेग्रेंस आती है, जैसे पुष्प में से सुंदर खुशबू आती है, इस तरह से उसकी जो सांसें हैं वो कैसी हो जाएंगी? सुगंधित हो जाएंगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड काम, और क्या कहती है? एंड हर्ष, और वह साइलेंस एंड काम, साइलेंस माने चुप रहना और काम मीन्स शांत रहना सीख जाएगी। लूसी चुप रहना और शांत रहना सीख जाएगी। ऑफ म्यूट इनसेंसिटिव थिंग्स, म्यूट इनसेंस मीन्स होता है निर्जीव, और प्रकृति की निर्जीव चीज़ों से वो शांत रहने का और चुप रहने का पाठ सीख लेगी। तो स्टूडेंट्स प्रकृति सब कुछ उसे सिखा देगी, और जो प्रकृति की निर्जीव चीज़ें हैं वो भी लूसी को शांत रहना,
और चुप रहना सिखा देगी। यानी प्रकृति की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लूसी को कुछ ना कुछ नहीं सिखाएगी। प्रकृति की हर चीज़ लूसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। यहाँ तक कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो निर्जीव वस्तुएं भी प्रकृति को शांत रहने का और चुप रहने का सबक सिखा रही है। 4th स्टैंजा में देखिए स्टूडेंट्स, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। देखिए द फ्लोटिंग क्लाउड, फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरते हुए, क्लाउड्स मीन्स बादल, देयर स्टेट मीन्स उसकी स्टेट को शैल लैंड प्रदान करेंगे। लैंड मीन्स प्रदान करना। क्या करेंगे? टू हर फॉर हर द विलो बैंड, कि जो फ्लोटिंग क्लाउड्स है, हवा में तैरते हुए बादल, लूसी को शान से चलना सिखा देंगे। जिस तरह से बादल हवा में तैरता हुआ चलता है, अल्हड़ और मस्त चाल चलता है, तो यहाँ प्रकृति कह रही है कि हवा में तैरते हुए बादल लूसी को शान से चलना सिखा देंगे। और क्या कहा? टू हर फॉर हर द विलो बैंड। और विलो नामक जो ट्री है, विलो नामक जो वृक्ष है, जो विलो का वृक्ष है, वो लूसी को बेंड करना सिखा देगा, यानी झुकना सिखा देगा, यानी विनम्रता का पाठ सिखा देगा, पोलाइटनेस सिखा देगा। तो जहाँ हवा में तैरते हुए बादल उसको शान से चलना सिखा रहे हैं, वहीं विलो नामक वृक्ष लूसी को विनम्रता का पाठ सिखा रहे हैं, लूसी को झुकना सिखा रहे हैं। और क्या कहा? नोर शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ स्टॉर्म। और मोशन ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान की गति से, तूफान की गति से भी वो क्या सीखना में असफल नहीं होगी? गति का पाठ, शक्ति का पाठ और गति का पाठ किससे वो सीख लेगी? तूफान से सीख लेगी। यानी तूफान भी लूसी को शक्ति और गति का पाठ सिखा देगा। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। बाय साइलेंट सिंपैथी यानी प्रकृति की हर चीज़ से लूसी को इतनी सहानुभूति हो जाएगी, जब प्रकृति की हर चीज़ को लूसी से इतनी सहानुभूति हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं लूसी और प्रकृति दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, एक संबंध बन जाएगा। और वो किसका होगा? सिंपैथी का, वो साइलेंट सिंपैथी का होगा। तो प्रकृति की हर चीज़ का लूसी से एक सहानुभूति का संबंध हो जाएगा, प्यार का संबंध हो जाएगा। और प्रकृति की हर चीज़ उसको क्या करेगी? ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मैडन्स फॉर्म, कि उसको प्रकृति की हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाएगी। इस तरह से वो एक नव युवती के रूप में मोल्ड हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। मैडन्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स कुंवारी लड़की। तो प्रकृति की हर चीज़ कुछ ना कुछ उसको सिखाएगी और इस तरह से वो एक मैडन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो प्रकृति की हर चीज़ कुछ ना कुछ लूसी को सिखाएगी। अब देखिए, फिर से देखते हैं हम यहाँ क्या? स्पोर्टिव एज फन, इतनी चंचल होगी जितना हिरण का बच्चा। पागल होकर के अक्रॉस दालान, घास के मैदानों के, प्रसन्नता से पागल होकर घास के मैदानों में घूमेगी, उछलती कूदती फिरेगी। ऊपर माउंटेन पे जाएगी, झरनों पर जाएगी। उसकी जो बाम है, उसकी जो ब्रीदिंग है, वो जो उसकी जो हवा, उसकी जो सांसें हैं, वो सुगंधित हो जाएंगी। और प्रकृति की जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो भी लूसी को शांत रहना और चुप रहने का पाठ सिखा देंगी। जो बादल हैं हवा में तैरते हुए, वो उसको शांत से चलना सिखा देंगे। विलो नामक वृक्ष जो है वो उसको विनम्रता का पाठ सिखा देगा, उसको झुकना सिखा देगा। जो तूफान की गति है, तूफान उसको गति और शक्ति का पाठ सिखा देगा। और कहता है कि प्रकृति के साथ उसकी इतनी सिंपैथी हो जाएगी, इतनी इंटीमेटी हो जाएगी, कि इतनी घनिष्ठता हो जाएगी कि प्रकृति की हर चीज़ उसे कुछ ना कुछ सिखाएगी। इस प्रकार वो एक नवयुवती के रूप में विकसित हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था आपका 4th स्टैंजा। देखते हैं 5th स्टैंजा में क्या दिया है। स्टूडेंट्स, स्टैंजा 5 और 6 में भी जो नेचर है वो बताती है कि लूसी को नेचर की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी शिक्षा देंगी, क्या क्या सिखाएंगी। तो देखते हैं 5th स्टैंजा में। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस वेयर rivulets dance their wave all round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। क्या कहा? द स्टार्स, सितारे, तारे, ऑफ मिडनाइट, आधी रात्रि के, शैल बी डियर, उसे प्यारे लगेंगे। क्या था कि सिंपैथी हो जाएगी नेचर को लूसी से, लूसी को नेचर से सिंपैथी हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर इंटीमेसी उत्पन्न हो जाएगी जब लूसी प्रकृति के वातावरण में पलेगी बढ़ेगी। अब जो आधी रात के तारे हैं, आधी रात के समय जब लूसी तारों को देखेगी तो तारे उसे बहुत प्रिय लगेंगे। इस लाइन में एक द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात्रि के समय सितारे
खिले हुए तारे उसको बहुत प्यारे लगेंगे, चमकते तारे उसको बहुत प्यारे लगेंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, एंड शी शैल, और वो लीन माने लगा लेगी, हर ईयर माने अपने कान, इन मैनी ए सीक्रेट प्लेसेस, मैनी माने अनेक, सीक्रेट मीन्स गुप्त, प्लेस माने स्थान पर, और अनेक गुप्त स्थानों पर वो कान लगा करके सुनने की कोशिश करेगी, आवाज़ और ध्वनि सुनने की कोशिश करेगी। वो ध्वनि क्या होगी? वेयर रेवुलेट्स डांस देयर वेव ऑल अराउंड, जहाँ रेवुलेट्स मीन्स होती है स्मॉल रिवर्स, छोटी नदियाँ, जहाँ छोटी नदियाँ डांस मीन्स नृत्य करती हैं, देयर वेव ऑल अराउंड, अपने रास्ते के चारों ओर। स्टूडेंट्स, जो नदी होती है वो कभी सीधी लाइन में नहीं बहती, उसमें मोड़ तोड़ होते रहते हैं, तो वो जो बार बार कभी इधर मुड़ जाती है कभी इधर मुड़ जाती है, यहाँ पोएट ने उसको मुड़ने को, उस नदी के अंदर जो मोड़ लगे हैं उन मोड़ को मोड़ ना मान करके बल्कि क्या कहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पोएट ऑफ नेचर है, नेचर की हर चीज़ को अपनी तरीके से डिस्क्राइब करते थे वर्ड्सवर्थ। तो वहाँ उसने जो उनमें जो मोड़ लगे हुए हैं, कभी वो बाएं मुड़ जाती है कभी दाएं मुड़ जाती है, तो उसको मोड़ ना मानते हुए बल्कि क्या माना है, डांस। तो कहता है कि लूसी अपने कान उन सीक्रेट प्लेसेस पर लगाकर सुनने की कोशिश करेगी जहाँ छोटी छोटी नदियाँ अपने रास्ते पर नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, और जब नदी बहती है तो मरमरिंग साउंड मीन्स कल कल की आवाज़ आती है, और वो जो कल कल की आवाज़ होगी शैल पास इनटू हर फेस, वो उसके चेहरे में पास हो जाएगी, गुजर जाएगी, जिससे उसका फेस अत्यधिक सुंदर हो जाएगा। तो अनेक स्थानों पर जो सीक्रेट प्लेसेस पर अपने कान लगा करके जो ध्वनि सुनने की कोशिश करेगी, वो ध्वनि उसके चेहरे में पास हो जाएगी और उससे उसका चेहरा अत्यंत सुंदर हो जाएगा। अर्थात ये जो ध्वनि है जिनको कान लगा करके सुनेगी, ये ध्वनि उसको उसके चेहरे की सुंदरता यानी शारीरिक सुंदरता प्रदान करेंगी। स्टूडेंट्स, इस लास्ट लाइन में एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, ओनोमेटापोइया फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमेटापोइया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जब किसी वर्ड की साउंड जो है वो साउंड सजेस्ट करती है, किसी वर्ड की साउंड सजेस्ट करती है। यहाँ क्या है? मरमरिंग साउंड। मरमरिंग मीन्स कल कल की ध्वनि। तो इस वर्ड की साउंड से हमें नदी के बहते हुए पानी की जो आवाज़ है उसका आभास होता है। ओनोमेटापोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट द सीन, यानी किसी शब्द की ध्वनि दृश्य को सजेस्ट करती है, दृश्य हमारे सामने रखती है। अब इससे मरमरिंग साउंड, इससे हमें हमारे सामने नदी के बहती हुई नदी के कल कल की ध्वनि का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। इसलिए यहाँ क्या है? ओनोमेटापोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्या कहती है नेचर कि प्रकृति की प्रत्येक चीज़ उसका कुछ ना कुछ सिखाएगी। आधी रात के समय के तारे उसको प्यारे लगेंगे और शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, अनेक जो गुप्त स्थान है प्रकृति के वो कान लगा करके सुनने की कोशिश करेगी जहाँ नदियाँ अपने रास्ते के चारों तरफ नृत्य करती हैं और उनके पानी के बहते हुए कलकल की जो ध्वनि है वो उसके फेस में पास हो जाएगी और उसका फेस, उसका चेहरा अत्यंत सुंदर हो जाएगा। अर्थात जो बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ हैं उनकी जो कलकल की जो ध्वनि है, जब बहता पानी कलकल करके बहता है तो उसकी जो कलकल की ध्वनि है वो लूसी को मुखड़े को सौंदर्य बना देगी, उसके शारीरिक सौंदर्य उसको प्रदान करेगी। 6th स्टैंजा में क्या कहता है पोएट? 6th स्टैंजा में कहता है एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, डिलाइट मीन्स होती है प्रसन्नता, एंड वाइटल मीन्स होती है जीवनदायिनी, फीलिंग मीन्स होती है भावनाएं। और प्रसन्नता की जो जीवनदायिनी भावनाएं हैं या जीवनदायिनी भावनाएं जो प्रकृति की हैं वो उसको प्रसन्नता प्रदान करेगी। शैल रियर हर फ्रॉम स्टेटली हाइट, और उसको जो जीवनदायिनी भावनाएं हैं वो उसको ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाएंगी, अर्थात उसके अंदर गुणों का संचार कर देंगी। क्या कहता है? हर विर्जिन बॉसम स्वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव्स। क्या कहती है प्रकृति के माध्यम से यहाँ पोएट कहता है कि ऐसे विचार मैं लूसी को प्रदान करूंगी कि लूसी के ब्लॉसम स्वेल हो जाएंगे। विर्जिन ब्लॉसम, विर्जिन मीन्स होता है कुंवारी लड़की की, ब्लॉसम मीन्स होता है स्टूडेंट्स वक्ष स्थल, कि कुंवारी लड़की के वक्ष स्थल जो होते हैं, लूसी के वक्ष स्थल स्वेल हो जाएंगे यानी उभर के आ जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, उभर जाएंगे
जब मैं लूसी को ऐसे विचार प्रदान करूंगी, प्रकृति कहती है कि मैं लूसी को ऐसे विचार प्रदान करूंगी कि उसके वक्षस्थल, यानी एक जो बच्ची होती है जब वो युवावस्था में आती है तो उसके वक्षस्थल स्वेल हो जाते हैं। तो यहाँ यही कहने की कोशिश प्रकृति कर रही है कि मैं लूसी को ऐसे विचार प्रदान करूंगी कि उसके जो वर्जिन बॉसम है वो ब्लो हो जाएंगे, वो स्वेल हो जाएंगे, अर्थात उसका वक्षस्थल फूल जाएगा। ऐसे विचार मैं लूसी को प्रदान करूंगी। वाइल सी, कब? वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, तब जब मैं और वह, कौन कह रही है? प्रकृति। आई किसके लिए आया? नेचर के लिए। फिर से क्या है? पर्सोनिफिकेशन, फिगर स्पीच। वाइल सी, जब वह, एंड आई और मैं, टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे, हियर माने यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल, हैप्पी माने प्रसन्नचित्त, डेल मीन्स होता है स्टूडेंट्स घाटी, कि जब मैं और लूसी इस प्रसन्नचित्त घाटी में साथ साथ रहेंगे तो मैं लूसी को ऐसे विचार प्रदान करूंगी कि जो लूसी के वक्षस्थल हैं वो फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे और लूसी एक बच्ची से एक नवयुवती में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ लूसी को प्रकृति कह रही है कि मैं अब यहाँ से उसको धीरे धीरे एक छोटी बच्ची से उसको एक युवती के रूप में परिवर्तित कर दूंगी। जब मैं और लूसी मेरे साथ अकेले हम इस हैप्पी डेल में रहेंगे, इस प्रसन्नचित्त घाटी में रहेंगे, तो जो लूसी का वक्षस्थल है वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा और वो एक बच्ची से एक नव युवती में परिवर्तित हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, प्रकृति की प्रत्येक चीज़ कुछ ना कुछ लूसी को दे रही है और लूसी प्रकृति की प्रत्येक चीज़ से कुछ ना कुछ सीख रही है। इस तरह से जो पोएट ने यहाँ कहने का प्रयास किया है, पोएट कहता है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, यानी नेचर, प्रकृति से अच्छा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। प्रकृति हर चीज़ को सिखा देती है, हर चीज़ को सिखा रही है। अब लूसी को प्रकृति की किस किस चीज़ ने क्या क्या सिखाया है, आपको बहुत सारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में क्या होता है? आपने देखा स्टूडेंट्स, प्रकृति की हर चीज़ ने कुछ ना कुछ लूसी को सिखाया। अब हम लास्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं और लास्ट स्टैंजा में जो है, मैंने जैसा बताया था आपको कि लूसी केवल इमेजिनेटिव गर्ल है। तो लास्ट स्टैंजा में क्या होता है? लूसी की डेथ हो जाती है। पहला स्टैंजा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है लास्ट स्टैंजा में। दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा। फिर से पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। कौन कह रहा है? नेचर स्पेक। स्पेक मीन्स बोली, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पेक। वैसे स्पोक होती है सेकंड फॉर्म स्पीक की स्पोक होती है, लेकिन यहाँ स्पेक, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है पोएम में उसको एडजस्ट करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो स्पेक मीन्स बोली। 10 माने इस प्रकार, नेचर माने प्रकृति, स्पेक मीन्स बोली, इस प्रकार प्रकृति बोली, द वर्क वाज डन, कि कार्य पूरा हो गया है। इस प्रकार प्रकृति ने कहा, इस प्रकार प्रकृति बोली कि कार्य पूरा हो गया। स्टूडेंट्स, कार्य क्या था? लूसी को पालकर बड़ा करना। और आपने देखा था कि स्टूडेंट, जब हमारी पोएम स्टार्ट हुई थी तो पोएम में क्या था? 3 years शैल शी ग्रू, कि 3 साल वो पली बढ़ी। 3 साल के बाद प्रकृति ने उसको अपनी गोद में ले लिया था। प्रकृति उसको अपने अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उसको नवयुवती बनानी चाहती थी। और आपने 6th स्टैंजा में क्या देखा था? 6th स्टैंजा में आपने देखा था प्रकृति ने कहा था कि जब मैं और लूसी इस हैप्पी डेल में, इस प्रसन्नचित्त घाटी में रहेंगे तो मैं उसको ऐसे विचार प्रदान करूंगी कि उसके विर्जिन बॉसम स्वेल हो जाएंगे। विर्जिन बॉसम स्वेल होने का मतलब क्या हुआ? कि वो नवयुवती में कन्वर्ट हो जाएगी, नवयुवती बन जाएगी, विकसित हो जाएगी नवयुवती में। इस प्रकार आप जब देखिए वो छोटी सी बच्ची से क्या बन गई? नवयुवती बन गई। तो इसका मतलब प्रकृति ने क्या कहा कि अब वो छोटी बच्ची उसकी अपनी योजना के अनुसार नवयुवती में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्रकृति कह रही है कि 10 नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा द वर्क वाज डन, कि लूसी को पाल पोस करके बड़ा करने का कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार प्रकृति ने कहा द वर्क वाज डन, के कार्य पूरा हो चुका। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, लेकिन फिर देखिए यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। आश्चर्यचकित होकर के कहती है हाउ सून, कितनी जल्दी, माई लूसीज, मेरी लूसी का, रेस वाज रन, रेस वाज रन, रेस मीन्स होता है दौड़, वाज रन, दौड़ी जा चुकी है, कि कितनी जल्दी मेरी लूसी की दौड़ दौड़ी जा चुकी है। इट मीन्स रेस का मतलब यहाँ लाइफ, वाज रन का मतलब एंड। तो इस प्रकार फिर प्रकृति आश्चर्यचकित होकर के कहती है कि कितनी जल्दी मेरी लूसी का जीवन पूर्ण हो गया। स्टूडेंट्स, ये जीवन जो है हमारा, देखिए यहाँ वर्ड्सवर्थ ने कहना चाहा है कि हम सब लोगों का जीवन जो है एक रेस है। हमको एक रेस जिस तरह से कि इस एक पॉइंट से शुरू करनी होती है और एक पॉइंट पर जाकर के हमारी रेस खत्म हो जाती है,
इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी रेस शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो हमारी रेस पूरी हो जाती है। तो यहाँ भी ये कहा गया कि कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी माई लूसीज रेस वाज रन, कि कितनी जल्दी मेरी लूसी का जीवन पूरा हो गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहती है? शी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई, दिस हीट इज कटीली, दिस काम इस शांत, एंड क्वाइट सीन, और इस चुप दृश्य में मुझे छोड़ गई। कि मेरी लूसी का जीवन कितनी जल्दी पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और वह मुझे अकेला इस कटीली, इस शांत और इस चुपचाप दृश्य में छोड़ करके चली गई। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, अब उसकी केवल स्मृतियाँ रह जाएंगी, उसकी केवल याद रह जाएंगी, एंड नेवर मोर विल बी, अब लूसी कभी वापस नहीं आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लूसी की मृत्यु होगी, मैंने कहा था कि लूसी कोई लड़की नहीं है, वो केवल एक इमेजिनेशन है प्रकृति पोएट की। अब पोएट क्या करता है, एक प्राकृतिक सौंदर्य, एक प्राकृतिक दृश्य को देख करके उसकी कंपेयर कर लेता है लूसी से, कि एक 9 साल की लड़की है, एक छोटी बच्ची है, और वो देख रहा है कि वो जैसे जैसे रोज़ जाता है वहाँ, तो वो देख रहा है कि सुंदरता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी एक लड़की जो है व्यस्क होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक लड़की जो है वो एक नवयुवती में कन्वर्ट होती जा रही है। और जब वो नवयुवती में कन्वर्ट हो चुकी होती है, यानी वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तब एक दिन तूफान आता है। इसीलिए क्या कहा इसने, दिस हीट कटीली, जब तूफान आता है तो आसपास की जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो उखड़ करके उसी स्थान पर आ चुकी है। दिस काम, अब तूफान के बाद वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो रखा है, एंड क्वाइट सीन, और वहाँ बिल्कुल चुपचाप दृश्य है, यानी वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का खत्म हो जाता है तूफान आने के कारण। इसलिए पोएट कहता है, इमेजिनेट करता है, कि जिस तरह से उसने एक लड़की को इमेजिनेट किया था, एक कल्पना की थी कि एक लूसी नाम की लड़की है, तूफान आने से वो सुंदरता खत्म हो जाती है, तो पोएट को लगता है कि लूसी की मृत्यु हो जाती है। अब वो सिर्फ क्या कह रहा है कि लूसी अब दोबारा नहीं आएगी, अब लूसी की केवल स्मृति शेष रह जाएंगी। क्योंकि प्रकृति ने क्या कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था कि लवलियर फ्लावर दैट नेवर सोन, कि एक ऐसा प्रिय, ऐसा प्यारा पुष्प है जिसको दोबारा कभी बोया नहीं जा सकता। तो यहाँ पोएट ने लास्ट में ये कहना चाहा है कि यह प्राकृतिक सौंदर्य अब खत्म हो चुका है, यानी लूसी जो नाम की एक इमेजिनेटिव गर्ल थी उनकी, उसकी डेथ हो चुकी है, अब केवल उसकी यादें शेष रह गई है, उसकी स्मृति शेष रह गई है। अब लूसी लौटकर कभी नहीं आएगी, लूसी फिर से पुनर्जीवित नहीं होगी, और लूसी जैसी सौंदर्य को, लूसी जैसी लड़की को अब दोबारा से पैदा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टार्टिंग में और लास्ट में जो पोएट है उसकी इमेजिनेशन और इमेजिनेशन ही चल रही है, और वो एक लूसी का डिस्क्रिप्शन करता है, किस तरह से वो छोटी बच्ची और प्रकृति ने उसको किस तरह से पाला पोसा, बड़ा किया, क्या क्या चीज़ें सिखाई, प्रकृति की किन किन चीज़ों से लूसी ने क्या क्या सीखा, और लास्ट में आकर के लूसी की मृत्यु हो जाती है, और उसकी अब केवल स्मृति शेष है, वो फिर वापस कभी लौट करके नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम हुई एजुकेशन ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपने प्रेस बेल नहीं दबाया इसका, तो बेल वाले पॉइंट को यदि आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल वाले पॉइंट को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अधिक से अधिक इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।